देखो, इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारा शुरू हुआ है 1740 से, और 1850 तक इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर इस कदर बढ़ा कि इंग्लैंड पूरे विश्व का प्रमुख देश बन गया इंडस्ट्रियलाइजेशन का। नो डाउट इंग्लैंड के साथ साथ यूरोप के सभी देश आगे बढ़े इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, और यूरोप का पूरा क्षेत्र इंडस्ट्रियलाइजेशन में पूरी तरीके से तब्दील हो गया। लेकिन विश्व के बाकी कॉन्टिनेंट, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ये सब इस तरीके से आगे नहीं बढ़ पाए बराबर। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन का असर सब पर पड़ा, सभी देशों पर पड़ा। जब इंग्लैंड में अलग मशीनें बनने लगी तो प्रोडक्शन ज्यादा होने लगा। प्रोडक्शन इस कदर होने लगा कि रॉ मटेरियल की कमी पड़ने लगी, और रॉ मटेरियल के साथ साथ मैन पावर की भी कमी पड़ने लगी। मैन पावर तो काफी हद तक घटा भी, लेकिन मैन पावर की कमी इस तरीके से पड़ने लगी कि मशीनों पे काम करने के लिए 24-24 घंटे लोग चाहिए होने। ब्रिटेन में कपड़े का व्यापार ज्यादा होता था। ब्रिटेन को रॉ मटेरियल चाहिए होता था, कच्चा माल चाहिए होता था। तो इसके लिए वो जब मशीनों का आविष्कार हुआ तो उसके बाद पहले ब्रिटेन अपने ही देशों में कॉटन लेता था और यार्ड्स बनाता था, उससे जो है आगे कपड़े बनते थे। लेकिन मशीनों का आविष्कार होने के कारण इंग्लैंड में रॉ मटेरियल की कमी पड़ने लगी। फिर इंग्लैंड ने बाकी अलग अलग कॉन्टिनेंट में सब इन्वेस्ट करना शुरू किया। जैसे एशिया में भारत में आया, भारत से पहले कॉटन सिर्फ मंगाता था और इंग्लैंड में ही सूत बनाकर कपड़े बनाए जाते थे, फिर बाकी विश्व के देशों में उसको बेचा जाता था। लेकिन रॉ मटेरियल कम पड़ने लगे जब, तो ब्रिटेन ने सब इन्वेस्टमेंट किया और यहाँ पे ब्रिटिशर्स आए। जिस रूप में आए, व्यापार के लिए आए, जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। व्यापार के लिए आए और यहां से पहले तो कॉटन ही मंगाते थे, अब पूरी तरीके से बाकी सारी चीजें भी मंगाने लगे। कॉटन के अलावा भी चीजें दूध मंगाने लगे। वो आए थे व्यापार करने, यहाँ के पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में भी इन्वॉल्व हो गए, राजनीति में, यानी व्यापार के साथ साथ शासन करने की सोच करने लगे। ऐसा इसलिए संभव हो पाया क्योंकि वहां की अत्याधुनिक बंदूकें और तोप भी वो अपने साथ लाए थे। तो यहाँ के पॉलिटिकल रूलर्स को अप्रोच किया एज अ गिफ्ट पहले देने के लिए। तो राजाओं को पसंद आया, सुल्तानों को पसंद आया उनका भेंट, और इसी रास्ते से वो राजाओं और सुल्तानों के खास बने और राजाओं और सुल्तानों का रेवेन्यू टैक्स की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। धीरे धीरे राजाओं, सुल्तानों और पब्लिक के बीच की एक कड़ी बन गई ये ब्रिटिशर्स। और एक टाइम आया जब पब्लिक की नजर में ब्रिटिशर्स ही सब कुछ हो गए और राजा कुछ नहीं रहे, क्योंकि राजाओं की शक्ति कम और ब्रिटिशर्स ने कब्जा जमाना शुरू कर दिया ज्यादा क्षेत्रों पर। और आखिर में एक ऐसा टाइम भी आया जब भारत जैसा देश गुलाम हो गया। पर यह तो भारत का इतिहास है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। हम बात करेंगे किस तरीके से बदलाव हुए, आविष्कार हुए। इंग्लैंड की सबसे बड़ी उपलब्धि थी भाप के इंजन बनने की शक्ति। भाप का जब इंजन बना तो उस इंजन से बड़ी बड़ी शिप और मरियंस महासागरों पर घूमने लगी और उन पर हैवी माल, भारी मशीनें एक जगह से दूसरी जगह इंपोर्ट एक्सपोर्ट होने लगी। इसके अलावा भारी माल का भी आना जाना शुरू हो गया। तो भाप की शक्ति का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है ब्रिटेन में और साथ साथ विश्व के सभी देशों में औद्योगिकरण का। इसी भाप की शक्ति से होता क्या था, पहले जो है ट्रांसपोर्टेशन पानी के रास्ते पर ज्यादा होता था, महासागरों पर एक देश से दूसरे देशों पे जाते थे।
पर देश के अंदरूनी हिस्सों में ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम थी। तो इसी भाप के इंजन के हेल्प से रेल के डब्बे भी लगाए गए इसमें और ट्रेन चलने लगी। अब फायदा यह हुआ कि ट्रांसपोर्टेशन और मजबूत हो गया, यातायात व्यवस्था और मजबूत हो गई। यहां पे माल की ढुलाई भी अच्छी कर सकते थे, हैवी माल को लाना ले जाना आसान हो गया। दूसरी बात क्या है कि यात्री भी आ जा सकते थे। सबसे अच्छी खास बात यह थी कि पहले जो व्यापार शिपमेंट में प्रॉपर नहीं हो पाता था, वो व्यापार रेलवे के जरिए और अच्छा होने लगा, बेहतर होने लगा। तो मेन अंतर यह था कि पानी के जो जहाज थे वो यातायात तब करते थे, आते जाते थे पानी के रास्ते में, वाटर ट्रांसपोर्ट तब चलता था जब मौसम साफ होता था, घना कोहरा नहीं होता था, तूफान नहीं होता था, बारिश नहीं होती थी। तो ये मान के चलो बिजनेस का 35% रेशियो वहीं कम हो जाता है जब बारिश में, कोहरे में और तूफान में या बाढ़ के हालात जैसे हो, ज्यादा बारिश का समय हो, तो व्यापार ठप हो जाता था। लेकिन रेलवे के आने से ये सारी समस्याएं क्या हो गई, दूर हो गई। रेलवे के आने से बहुत ज्यादा कोहरा के लिए नहीं सोचना था, फॉग के लिए नहीं सोचना था, फ्लड के लिए नहीं सोचना था, और साथ में कोई भी टाइफून आता है तो उस पर भी ज्यादा विचार नहीं करना था। रेलवे के माध्यम से माल लाया ले जाया जा सकता था। लेकिन रेलवे का फर्क क्या है, एक महासागर से दूसरे महासागर कॉन्टिनेंटल एरिया आप चेंज कर सकते हो, लेकिन रेलवे इतने बड़े बड़े लेवल पर नहीं जा सकती। रेलवे देश के अंदरूनी हिस्सों में आपका माल पहुंचा सकती है, ला सकती है। पर हर एक कंट्री के इंटरनल ट्रेड में बेहद आसानी होने लगी और व्यापार 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना बढ़ने लगा। मतलब ट्रांसपोर्टेशन एक अहम कड़ी है इंडस्ट्रियलाइजेशन में। इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ी तो ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ा, ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ा तो पूरा वर्ल्ड एक दूसरे से कनेक्टेड हो गया, आसानी से आने जाने पे दिक्कत नहीं हुई। भारत में अगर व्यापार करना है तो ट्रेन पे बहुत सारी ट्रेन भारत के हर एक हिस्से पर जाती है, दूर दूर तक हैवी माल लेके आप ले जा सकते हैं, ला सकते हैं। आपने देखा होगा पेट्रोल की ट्रेनें होती हैं, ट्रेनों के ट्रेन कंटेनर होते हैं, सीमेंट के कंटेनर होते हैं, गाड़ियों के कंटेनर अलग ट्रेन में लग के जाते हैं, मालगाड़ी जिसको बोलते हैं, कोयला जाता है। तो ये हैवी आइटम्स होते हैं जो लाने ले जाने में आसानी होती है। अब ट्रेन पे लाना है तो बारिश को नहीं देखना है, फॉग नहीं देखना है, ये सब हमें नहीं देखना है। लेकिन अगर यही बड़े जहाज पर कैरी करके ले जाना हो जितने भी गुड्स हैं, तो आपको देखना होगा बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है, तूफान तो नहीं है, हवा की दिशा किधर है, लहरें ऊंची तो नहीं है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी होती है। तो रेलवे आने से बहुत ज्यादा फायदा हो गया। तो ये भाप की शक्ति से शुरुआत हुई। इसके अलावा भाप की शक्ति जो है खदानों में, माइनिंग में भी काम आती थी। ठीक है, एक पंपिंग सेट का आविष्कार हुआ जिसे फुफकारने वाला दानव भी कहते हैं। आपने पानी की मशीनें देखी होगी, जनरेटर टाइप की होती हैं, आवाज आती है फक फक दग दग करके ऐसे। तो उसमें क्या है, खदानों में जब पानी भर जाता था तो पानी बाहर निकालने के लिए उस इंजन का प्रयोग किया जाता था। वो भी भाप की शक्ति का इंजन था जो कि फायदे में हुआ। तो खदानों में काफी ज्यादा काम आने लगा वो। तो भाप की शक्ति से जो जितने भी मशीन्स बनी, जनरेटर बने, उनका प्रयोग बहुत ही बड़ा रिवोल्यूशनरी था, जिसके कारण आज आप देखो कि बहुत सारी ऐसी डायनेमो सिस्टम में मशीनें बन गई, जैसे जनरेटर है, बिजली के और भी सिस्टम है। भाप के इंजन की शक्ति क्या है आप इससे भी जान लो। खदानों में जब कोयला और लोहा निकाला जाता था तो खदानें सक्रिय होती थी। ज्यादातर महिलाओं और बच्चों को ऐसी खदानों में भेजा जाता था। कई बार वो पक के मर जाते थे या फिर ऐसी खदानों में उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती थी, अस्थमा, दमा या फिर चीजें फेफड़े में हो जाती थी और वो बीमारी
का शिकार होते थे, मर जाते थे। लेकिन जब भाप के इंजन बने, भाप के इंजन जब बने तो माल लाने और ले जाने के लिए भाप के इंजनों का प्रयोग किया जाने लगा। इससे जो है ऐसे सक्रिय जगहों पर जो है महिलाओं और बच्चों का प्रयोग कम किया जाने लगा। हर जगह इंजन का प्रयोग किया जाने लगा, खुदाई करने के लिए भी और ढुलाई करने के लिए, कोयला और लोहा लाने ले जाने के लिए। तो जहां गहरी जगह हो जमीन से, वहां पर जो है ऐसे इंजनों का प्रयोग किया जाने लगा, जिससे क्या हुआ, जान माल का नुकसान कम होने लगा। कई बार ऐसा होता था खदानें खुदाई हो जाती थी और ऊपर से वो खदानें गिर जाती थी, नीचे जितने भी लोग रहते थे वो मलबे में मर जाते थे। तो जब मशीन चलने लगी तो मशीनों का ये था, वो पहिए ऐसे लगे होते थे जैसे ट्रेन चलती वैसे ही, और फिर उसमें जहां बड़ी जगह है वहां से खुदाई करके सारा सामान डाल दिया, फिर वो गाड़ी ऐसे ट्रेन के पटरियों से लेके जा रही है मालगाड़ी। लोहा हो गया, कोयला हो गया, लोड कर दिया, आगे जगह तक पहुंच गई। एक पतला सा रास्ता है सुरंग जैसा, उसमें निकाल के लेके गाड़ी आगे लेके चली गई। पर कई बार ऐसा होता था जब भाप का इंजन नहीं था तो ये काम सारा इंसानों को करना पड़ता था, तो ऊपर से कोई भी छोटा सा पत्थर भी ऊपर गिर जाए किसी के ऊपर तो वो जानलेवा हो जाता था। इसके अलावा ऐसी खदानों में काम करने से लोग हमेशा बीमार होते रहते थे। तो जब जहाँ खुलेपन में काम करना पड़ा, एक होता था बंद जगहों पर काम करना, एक होता है खुलेपन बड़ी जगहों पर काम करना, तो काफ़ी आराम मिल गया भाप के इंजन के आने से, जिससे अलग अलग मशीनें बनाई गई, अलग अलग जनरेटर बनाए गए, ठीक है, अलग अलग टूल्स बनाए गए, ठीक है, और लोगों की सुरक्षा होने लगी, लोगों को थोड़ा आराम मिलने लगा। सबसे पहले भाप का इंजन 1705 में बना हुआ था, जिसको बनाया था थॉमस न्यू कॉमन ने। इसका प्रयोग किया जाता था कोयले की खदानों से कोयला निकालने के लिए, जो मैंने आप लोगों को बताया। उसके बाद दूसरा जो भाप का इंजन बनाया वो जेम्स वॉट ने बनाया, 1761 में बनाया। वो थॉमस न्यू कॉमन के डिजाइन का ही मॉडल था, लेकिन उसकी डिजाइन बड़ी थी। मतलब जितना बड़ा न्यू कॉमन ने बनाया उससे 4 गुना बड़ा साइज का एरिया पूरा तैयार किया जेम्स वॉट ने 1761 में। और जाहिर सी बात है, इससे कोयला और लोहा दोनों की ढुलाई होने लगी और क्वांटिटी ज्यादा थी इसमें। तो जितने भी रिवोल्यूशन हुए हैं इंजन के डेवलपमेंट में, वो धीरे धीरे उसको और बेहतरी बनाने के लिए हुए। तो जेम्स वॉट वॉज द सेकेंड इन्वेंटर ऑफ द steam engine, who was invented the upgraded level of New Commons steam engine in 1761, which was already invented by New Commons in 1705. तो न्यू कॉमन्स का ही अपग्रेडेड वर्जन जेम्स वॉट ने तैयार किया, बेहतर मॉडल। आप लोगों के क्वेश्चन में आया होगा, एक नाम है इब्राहिम डार्बी। 1709 में इब्राहिम डार्बी ने ढलवे लोहे का उत्पादन किया। अब ढलवा लोहा क्या होता है, कोई बता सकता है क्या? मेल्टेड आयरन, क्या लिखा है? हाँ, तो स्मेल्टिंग है ना, तो स्मेल्टिंग यानी आयरन, पहला ढलवा लोहा तैयार किया। ढलवा लोहा यानी मेल्ट लोहा, टाइट लोहा देखते हो ना, मेल्टेड लोहा, जिसको आप अलग अलग आकार में बना सकते हो। सरिया बनाना है सरिया बनाओ, कोई आकार देना है आकार। लोहारों को देखा है तुमने, पीटते हैं लोहे को, तो जो गलाते हैं लोहे को उसको बोलते हैं ढलवा लोहा, फिर उसको किसी भी आकार में बना दो आप। तो 1709 में इब्राहिम डार्बी ने सबसे पहले ढलवे लोहे का उत्पादन किया, जिसको किसी भी आकार में ढाला जा सकता था। समझ गए? 1774 में सबसे पहले जॉन विल्किंसन ने ड्रिलिंग मशीन का आविष्कार किया। ड्रिलिंग मशीन यानी आप एक सटीक जहां भी होल करना चाहते हो आप कर सकते हो, है या नहीं है?
ढूंढने में आप लोगों को इतना टाइम लग रहा है, हो ही नहीं सकता। हाँ तो वही तो है ड्रिलिंग वाला। इतने सारे इनोवेशन और डेवलपमेंट के कारण 1788 से लेके 1806 तक लोहे के उत्पादन में बहुत बड़ी वृद्धि हो गई। लोहे की खदानों से लोहा निकलता। इब्राहिम डार्बी के इनोवेशन से ज्यादा लोहे को ढलवा बनाया जाने लगा और नए नए आकार में उसको बनाया जाने लगा। इससे लोहे का उत्पादन बढ़ा और इस लोहे के उत्पादन के बढ़ने से नई नई मशीनों का निर्माण होने लगा। अब जाहिर सी बात है, कोयला तो पहले था। कोयला और लोहा, कोयले और लोहे की मदद से अलग अलग मशीनें और अलग अलग ढलाई के काम होने लगे। अलग अलग मशीनों का सांचा बनाया जाने लगा। इस सांचों को बनाए जाने के लिए कोयले की जरूरत थी, आग की। इसलिए कोयला और लोहा औद्योगिक जगत का बेस है माना जाता है। जियोग्राफी में यह क्वेश्चन है, कोयला और लोहे को बेस, मैन्युफैक्चरिंग किसी भी इंडस्ट्री का बेस क्यों माना जाता है? इसीलिए माना जाता है क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री की शुरुआत लोहे के मशीनों से होती है। उस लोहे के मशीन को सांचा बनाने के लिए, स्ट्रक्चर बनाने के लिए कोयले से उसे ढाला जाता है, फिर लोहे को एक आकार दिया जाता है और वो मशीनों के आकार का निर्माण लेती है लोहा। और इस तरीके से वो मशीन बनने के बाद एक्टिविटी करती है और डेवलपमेंट होती है हर तरीके की। नो डाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, लेकिन नुकसान क्या होता है? इस इंडस्ट्रियलाइजेशन को आपने देखा, बहुत खुश हुए 18th सेंचुरी में, पर लॉस क्या है इस इंडस्ट्रियलाइजेशन का? है भी एनी आइडिया? कोई बताएगा इसमें इस औद्योगिकरण का नुकसान क्या हो रहा है? जब जिस दिन से 1740 से आपने इंडस्ट्रियलाइजेशन की दौड़ शुरू करी है, उसी दिन से आप किसी चीज में पीछे भी जा रहे हो। वो क्या पॉइंट है मालूम है? नहीं मालूम है? इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी, पोल्यूशन। एक चीज बहुत ध्यान देने वाली बात है, देखो मैं आप लोगों को इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ा रहा हूं, आगे के चैप्टर्स में आपको पॉलिटिकल साइंस में, हिस्ट्री में, दोनों में ही आपको इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी भी पढ़ना पड़ेगा। तो आप क्वेश्चन आएगा कि हमने ध्यान नहीं दिया, हम इतने ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बढ़ गए आगे, मॉडर्नाइजेशन डेवलपमेंट में बढ़ गए इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण, कि हमने जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू करी भूल गए कि हमें साथ में और क्या चाहिए करना। हमने ह्यूमन सिक्योरिटी दी, उसके लिए अलग अलग मशीनें बनाई, हमने अलग अलग ह्यूमन राइट्स बना दिए, लोगों के रूल्स के लिए, लोगों की सैलरी के लिए, लोगों की पॉलिसी के लिए, लोगों की हेल्थ के लिए, पर हम आंख बंद कर कर आगे बढ़ते रहे और हमने कभी नेचर की ओर ध्यान नहीं दिया कि जो नेचर हमें इतना कुछ दे रहा है, लोहा है, कोयला है, अभ्रक है, अयस्क है, पानी है, हिल्स है, कुछ भी दे रहा है, उसको हम सुरक्षित कैसे करें? नहीं किया। 1740 से हमने रन किया स्पीड डेवलपमेंट की और हम आज 2024 में हैं। आखिर में जब पूरा विश्व एक हो गया 1990 में, ग्लोबलाइजेशन के कारण वैश्वीकरण हुआ, क्योंकि व्यापार बहुत बढ़ रहा था, पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ गया। व्यापार के कारण लोग आगे बढ़ने लगे, लेकिन जब पूरा विश्व जुड़ा तो लोगों के सबसे पहले प्रायोरिटी दी गई कि भैया आप सब अपनी पृथ्वी को बचाएं, जहां पे इतने नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जिससे जो आप आर्थिक स्थिति बढ़ा रहे हो ये कंसिस्टेंसी डेवलपमेंट में रहे। कंसिस्टेंसी डेवलपमेंट यानी टिकाऊ विकास। टिकाऊ विकास का मतलब ये होता है कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है उसका आप भी यूज करें और आगे आने वाली जनरेशन भी यूज कर पाए। इसके लिए आपको नेचुरल रिसोर्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको सिक्योर करना होगा। तो एजेंडा 21 के तहत 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में, और इसमें पृथ्वी को बचाने की बात की गई, जिसमें जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी, जंगलों को बचाने की बात की गई जिसको फॉरेस्ट्री कहा गया, और एनवायरनमेंट को बचाने की बात की गई जिसको पर्यावरण कहा गया। जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी यानी पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक प्राणियों में से कोई भी एक स्पीसीज ऐसा ना हो कि खत्म हो जाए।
अगर पृथ्वी पर रहने वाले किसी भी एक भी प्रजाति को आपके कारण विनाश होते हुए देखा जाएगा, तो जैसे पृथ्वी पर नेचर के द्वारा बनाया गया एक प्रजाति वो है, उसी तरीके से नेचर के द्वारा बनाया गया ही एक प्रजाति हम भी हैं। वो अगर खत्म हो सकता है तो हम भी एक दिन खत्म होंगे आपके ही बनाए गए नेचर के इस पोल्यूटेड इन्वायरमेंट में। तो ह्यूमन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए पूरा विश्व एक हुआ और आज के समय में इन्वायरमेंटल सेफ्टी के बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जिसको ग्रुप नेम में बोला जाता है एजेंडा 21। एजेंडा 21 के बारे में आप लोग आगे पढ़ोगे। हमने बढ़ना शुरू किया। मैंने बता दूं कि बढ़ने के साथ साथ हमें सुरक्षा क्या ध्यान देना होता, पर तब हमने ध्यान दिया नहीं। अभी मस्त रहो, लोहे का उत्पादन हो रहा है, कोयले का उत्पादन हो रहा है, भाप की शक्ति मिल गई है आपको, अच्छे से व्यापार करो ना। 18 सेंचुरी में हो, हम 18 सेंचुरी की बात करें तो समझो आप लोग 18 सेंचुरी में हो, पर फिर भी आप 2024 में हो, तो जरूरी है कि आप अपने पोल्यूशन को, इन्वायरमेंट को ध्यान में रख के सारे काम आगे करोगे। इसके लिए आपको पहले ही टोक देना चाहिए। लेकिन तब के लोगों को नहीं मालूम था ना भाई पोल्यूशन नाम की चीज क्या है, किस चिड़िया का नाम है। दिल्ली में इतना पोल्यूशन क्यों हो रहा है, पोल्यूशन के कारण स्कूलों की छुट्टियां कर दी जा रही हैं, क्यों? ये तो आज आप लोगों को मालूम चलेगा ना। 1814 में जॉर्ज स्टीवेंसन ने लोकोमोटिव भाप का इंजन बनाया जो कि रेलवे ट्रैक पर चला। 1814 में भाप का इंजन लोकोमोटिव बनाया, मतलब कि माल भी ले जाया जा सके, हैवी माल भी ले जाया जा सके और साथ में पैसेंजर भी आ जा सके। इससे पहले इंग्लैंड में जितने भी रॉ मटेरियल्स या गुड्स का, आइटम्स का आना जाना था, वो कैनल के रिसोर्सेज से आता था, नहरों के माध्यम से आता था। आप लोगों ने किया होगा ये, नहरों के माध्यम से, कैनल ट्रांसपोर्टेशन के नाम से हेडिंग होगी, चेक करो। अब आप लोगों को औद्योगिक क्रांति से इंसानों पर क्या प्रभाव पड़ा वो बता देता हूँ आगे। जो डेवलपमेंट हुई है औद्योगिक क्रांति की वो अलग है। औद्योगिक क्रांति के कारण जो गरीब लोग थे उनको काम मिलने लगा, मजदूरी मिलने लगी। पहले महिलाओं का कोई अस्तित्व नहीं था, महिलाओं को भी काम मिलने लगा, बच्चे भी काम करने लगे, तो लोगों की आर्थिक स्थिति थोड़ी बेहतर होने लगी, मतलब उनको खाने जीने के लिए चीजें मिलने लगी उनकी मजदूरी के कारण। अब प्रॉब्लम यह थी कि पतली खदानों में या रिस्की जगहों पर महिलाओं और बच्चों से काम लिया जाता था। दूसरी उसके बाद की प्रॉब्लम यह थी कि महिलाओं और बच्चों को सैलरी कम दी जाती थी पुरुषों की अपेक्षा, यह समस्या थी। तो उसके बाद धीरे धीरे इंग्लैंड में यह भी रूल निकाला गया कि पुरुष वर्ग 12 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेंगे, पुरुष वर्ग, महिला वर्ग जो है 12 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेंगे। और बच्चों की उम्र तय की गई कि 12 वर्ष से नीचे के बच्चे काम खदानों में नहीं करेंगे। बाद में यह उम्र बढ़ाकर 14 वर्ष कर दी गई, नहीं तो उसके अंदर के बच्चे जो चाइल्ड लेबर एक्ट में आएंगे और जो भी काम कराएगा वो पनिश किया जाएगा, पनिशेबल ऑफेंस हो जाएगा। तो इस तरीके से महिलाओं और पुरुषों में इक्वलिटी की गई, उनको काम मिलने लगा और साथ में पुरुषों के बराबर उनको सैलरी देने का भी नियम बनाया गया। पहले ऐसा नहीं था। आज आप देख रहे हो महिला हो चाहे पुरुष हो, उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग ही उसकी जॉब है, उसकी सैलरी है। ऐसा नहीं है कि महिला है तो कम सैलरी, पुरुष है तो ज्यादा सैलरी, या ऐसा भी नहीं है कि महिला है तो उसको काम नहीं मिलेगा, पुरुष है तो काम मिलेगा। आज तो यह हालत है, महिलाओं को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है एज पर मेल्स। आप जब थोड़ा सा आओगे जॉब लेवल पर तो पता चलेगा कि फिलहाल के समय में महिलाओं की नीड, जितने भी प्राइवेट सेक्टर हैं
या बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे प्रिफर किया जाता है कि महिला रिक्वायर है, फीमेल रिक्वायरमेंट है, और बहुत सारी ऐसी भी जगह है जहाँ पे मेल रिक्वायरमेंट भी है। पर आज धीरे धीरे चेंजेज आ रहे हैं और इक्वेलिटी हमारे देश में बढ़ रही है, महिला और पुरुष को बराबर दर्जा दिया जा रहा है और मौके भी मिल रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो टेक्निकलिटी में हो, या किसी भी चीज में हो। गवर्नमेंट हमारी सभी चीजों में, इलेक्शन में, एजुकेशन में, हेल्थ में, हर एक चीज में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हर एक कोशिश कर रही है। तो हमने शुरुआत की थी इंडस्ट्रियलाइजेशन से, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो बतानी है टॉपिक के अकॉर्डिंग। तो इसमें कुछ एक लोगों ने जिनका नाम मैंने लिया है, उनका काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन में।